गेट 2007 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लो हमारे पास एक जनरेटर है, जनरेटर के साथ हमारे पास एक बस है जिसकी वोल्टेज है 15 kV। इस वोल्टेज को ट्रांसमिट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। ये ट्रांसफार्मर है मेरा डेल्टा टू स्टार ट्रांसफार्मर। जब भी आपका ट्रांसफार्मर स्टार से डेल्टा या डेल्टा टू स्टार होगा तो उसमें एक 30 डिग्री की फेज शिफ्ट हमें मिलती है। तो डेल्टा से स्टार में हमें यहाँ पे प्लस 30 डिग्री की फेज शिफ्ट मिल रही है। इस ट्रांसफार्मर ने 15 kV वोल्टेज को 400 kV में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारी जो लाइन होगी वो 400 kV की लाइन हो जाएगी। इस 15 kV के साथ हमने एक और ट्रांसफार्मर लगाया है जो कि हमारा डेल्टा टू स्टार ट्रांसफार्मर है, लेकिन यहाँ पे फेज शिफ्ट की वैल्यू दे रखी है -30 डिग्री। एक और ट्रांसफार्मर हमने लगाया है जिसकी फेज शिफ्ट की वैल्यू और उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है ये हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारी जो बस है वो हमारी 220 kV की बस है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने एक ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। ऑटो ट्रांसफार्मर की फेज शिफ्ट है 0 डिग्री। तो क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और इसकी फेज शिफ्ट की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे डेल्टा है, यहाँ पे स्टार है। तो मान लो मेरे पास दो फेजर है, मान लो ये मेरा डेल्टा है, ये मेरा स्टार है। ठीक है, तो ये जो 30 डिग्री का मतलब है कि जो डेल्टा है वो स्टार से उन दोनों के बीच में फेज शिफ्ट कितनी है 30 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब जो डेल्टा साइड है वो 30 डिग्री स्टार से लीड कर रही है। यहां पे दे रखा है कि भाई डेल्टा टू स्टार है, डेल्टा है और स्टार है, लेकिन फेज शिफ्ट -30 डिग्री दे रखी है। माइनस का मतलब है स्टार से डेल्टा। मतलब अभी आप क्या कर रहे हो, इस डेल्टा की इसको रेफरेंस लेके आप इस स्टार के रेस्पेक्ट में बता रहे हो कि ये जो डेल्टा है वो इस स्टार से 30 डिग्री लीड कर रहा है। इसमें क्या शो किया गया है कि हमने इसको रेफरेंस लिया है। ठीक है, और हम बता रहे हैं कि ये जो आपकी है तो एंगल 30 डिग्री ही। ठीक है, इसमें प्लस साइन ये डिनोट कर रहा है कि ये जो डेल्टा है वो स्टार से 30 डिग्री लीड कर रहा है। यहाँ पे भी एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है, लेकिन ये बता रहा है कि जो स्टार है वो डेल्टा से 30 डिग्री लैग कर रहा है। तो ये जो स्टार है वो डेल्टा से 30 डिग्री लैग कर रहा है। दोनों का फेजर डायग्राम एक ही है, लेकिन दोनों में रेफरेंस हमने अलग अलग लिए हैं। इसमें हमने स्टार के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं कि भाई जो डेल्टा है वो 30 डिग्री लीड कर रहा है। इसमें जो आपका डेल्टा है वो इस स्टार से 30 डिग्री लीड कर रहा है। ठीक, इसमें उसने क्या कहा कि ये जो स्टार है वो इस डेल्टा से 30 डिग्री लैग कर रहा है। दोनों के फेजर डायग्राम तो सेम ही है। इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो तो सेम ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि भाई इस डेल्टा टू अगर मैं स्टार करूं तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो फेज शिफ्ट हमें यहाँ पे मिल रही है सेम फेज शिफ्ट हमें यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद क्योंकि जो फेज शिफ्ट हमें यहाँ पे मिल चुकी है सेम फेज शिफ्ट हमें यहाँ पे भी मिल रही है, तो ये जो हमारा ट्रांसफार्मर होगा इसमें फेज शिफ्ट की वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि हमें इसको 0 से कनेक्ट करना है कि इन दोनों जो आपके पास यहाँ से लाइन मिलेगी और यहाँ से लाइन मिलेगी उनके बीच में फेज शिफ्ट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो 30 डिग्री यहाँ से मिल चुकी है, 30 डिग्री हमें ऑब्वियसली यहाँ से मिल चुकी है, तो यहाँ पे हमें फेज शिफ्ट की जरूरत ही नहीं है। तो फेज शिफ्ट की वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री। ठीक है, जो ऑप्शन उसमें 4 दिए हुए हैं उनमें बाकी सब में फेज शिफ्ट की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है। केवल एक ही ऑप्शन है, उस ऑप्शन में क्या दे रखा है स्टार, स्टार एंड 0 डिग्री। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा आपका स्टार स्टार 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप 30 डिग्री की फेज शिफ्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे 30 डिग्री ये करोगे 30 डिग्री ये करोगे फेज शिफ्ट की वैल्यू आपकी 60 डिग्री हो जाएगी। तो 60 को आप 30 के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हो ऑटो ट्रांसफार्मर की हेल्प से। तो इसका मतलब जो फेज शिफ्ट हमें यहाँ पे मिल रही थी सेम फेज शिफ्ट हमें यहाँ पे मिलेगी, तो हमें इसमें फेज शिफ्ट की जरूरत नहीं है।
इसीलिए फेज शिफ्ट की वैल्यू कितनी होगी 0, और जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा स्टार स्टार विद 0 फेज शिफ्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लो आपने देखा होगा कि जितने भी हमारी हाई पावर हाई पावर ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उसमें हम जनरली क्या यूज करते हैं, बंडल कंडक्टर यूज करते हैं। ठीक है। तो बंडल कंडक्टर यूज करने का क्या हमारा एडवांटेज होता है कि हम उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे वोल्टेज ग्रेडियंट की वैल्यू हमारी कम हो जाती है। वोल्टेज ग्रेडियंट कम होने से जो कोरोना लॉसेस होते हैं वो हमारे रिड्यूस हो जाते हैं। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि मान लो हमारे पास ये एक फेज है, इस एक फेज में मान लो आर फेज की मैं बात कर रहा हूं, तो इस आर फेज के अंदर मैंने 3 कंडक्टर यूज किए हैं, 1 2 3। जैसे ये आर फेज है, ऐसे ही वाई फेज भी होगा, ऐसे ही बी फेज भी होगा। तो इस आर फेज में ये जो मैंने आर फेज यूज किया है इसमें 3 कंडक्टर हैं, 1 2 और 3। तीनों आपके ट्राइंगल या इक्विलैटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे सिचुएटेड है, ये अज्यूम कर रखा है हमने। इसमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट ये है y, एक पॉइंट ये है x, एक ये है w और एक ये है z। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे होगी। ठीक है। तो वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आपकी रेडियली आउटवर्ड्स होती हैं, मतलब यहां से जो भी आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी वो इस तरीके से बाहर निकलती है। तो ये हमारे पास तीनों कंडक्टर्स हैं, तो इस पे इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी जो आपकी रेडियली आउटवर्ड्स होंगी। ठीक। तो चारों पॉइंट्स को हम एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, बस इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं है जहां पे हमारी लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को अपोज कर रही हैं। तो जहां पे अगर अपोज करेंगे तो ऑब्वियसली उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कम हो जाएगा। तो मान लो मैं W की बात करूं तो यहां से कुछ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आएंगी इस डायरेक्शन में, यहां से इस डायरेक्शन में आएंगी, यहां से इस डायरेक्शन में आएंगी। ठीक है। तो मतलब यहां पे अपोजिशन भी मिलेगा इसको। ठीक है। मतलब इसका अगर मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूँ, कुछ लाइन इधर जाएंगी, कुछ लाइन इधर जाएंगी, कुछ लाइन इधर जाएंगी, मतलब कुछ सपोर्ट करेंगी कुछ अपोज करेंगी। ऐसे ही Z पे यहां से मेरी कुछ लाइंस आएंगी, यहां से मेरी इधर कुछ लाइंस आएंगी और यहां से मेरे पास इस डायरेक्शन में कुछ लाइंस आएंगी। तो इसमें भी कुछ सपोर्ट कुछ अपोजिशन मिलेगा। ऐसे ही इस X पे भी आपको मिलेगा, लेकिन जो Y वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इस पे आपको कोई भी अपोजिशन नहीं मिलेगा। मतलब ये जो y वाला पॉइंट है, मान लो ये वाला मेरा पॉइंट है, तो इस पे इस डायरेक्शन में तो इस वन कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। इसकी वजह से अगर मैं देखूं तो यहाँ इस डायरेक्शन में मिलेगा, और इससे देखूं तो इस डायरेक्शन में मिलेगा। मतलब जितने भी फील्ड्स होंगे वो एक एंगल पे उसको सपोर्ट करेंगे। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इस y कंडक्टर पे कितनी होगी, मैक्सिमम विद रेस्पेक्ट टू x, w एंड z। तो जो y कंडक्टर है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर में पावर डेसिपेटेड कितनी होगी। तो पावर डेसिपेटेड निकालने के लिए मुझे उस ट्रांजिस्टर के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। इससे कितनी करंट जा रही है उस वैल्यू को मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। करंट और वोल्टेज को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास पावर की वैल्यू आ जाएगी। तो पावर निकाल लेंगे हम कैसे, यहाँ पे एक जीनर डायोड दे रखा है 6.6 वोल्ट का। ठीक है। तो जीनर डायोड को मैं एज ए बैटरी कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे। मान लो ये मेरे पास एक बैटरी है 6.6 वोल्ट की। ठीक है। तो ये मेरा जीरो पोटेंशियल है, तो ये वाला पॉइंट VB मेरे कितने पोटेंशियल पे आ जाएगा, 6.6 पे। ठीक है। जो भी ट्रांजिस्टर होता है ये जो वोल्टेज होगी, ठीक है, इस वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी। मान लो ये मेरे पास है बेस, ये है एमीटर और ये है कलेक्टर। तो ये वाली जो वोल्टेज होगी इसको हम जनरली बोलते हैं VBE, B और E के बीच की वोल्टेज। इसकी वैल्यू आती है किसी भी ट्रांजिस्टर पीएन जंक्शन डायोड के लिए, अगर वो सिलिकॉन का बना हुआ है,
जनरली इसकी वोल्टेज होती है 0.7 वोल्ट। ठीक, तो 0.7 वोल्ट 6.6 वोल्ट ये है, 0.7 वोल्ट ये है। तो हम कह सकते हैं एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, इन दोनों के बीच की जो वोल्टेज है वही तो ये VB होगी। तो हम कह सकते हैं VB माइनस VE इज इक्वल टू VBE। ठीक, तो VB की वोल्टेज कितनी है 6.6, E का मुझे नहीं पता, VB 0.7। तो यहां से अगर मैं VE की वोल्टेज कैलकुलेट करूंगा तो 6.6 माइनस 0.7 5.9 वोल्ट, मतलब इसका पोटेंशियल हो जाएगा 5.9 वोल्ट। ठीक है, ये वोल्टेज मेरे पास आ गई। यहां से जो करंट निकलेगी वो होगी मेरी एमीटर करंट, इसमें जो करंट जाएगी ये होगी मेरी लोड करंट, और यहां से इस बेस सर्किट में अगर कोई करंट जा रही है उसको मैं मान लेता हूं IB, तो ये होगी मेरी IB। तो इस पॉइंट पे अगर मैं KCL अप्लाई करूं तो IE की वैल्यू होगी लोड करंट प्लस बेस करंट। ठीक है, सिंपल KCL लगा दो, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स। तो IL को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे वोल्टेज कितनी है 5.9, यहां पे वोल्टेज कितनी है 0, तो 5.9 डिवाइडेड बाय 10, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो करंट आ जाएगी। बेस करंट, इसमें 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 0.7 अपॉन 1000। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास अप्रोक्सीमेट आ जाएगी, कितनी आएगी, इसमें सॉरी ये माइनस साइन के साथ आएगा क्योंकि इसका पोटेंशियल कम है। 5.9 में से 6.6 माइनस करोगे तो 0.7 बचेगा, डिवाइडेड बाय 1000, तो माइनस साइन आएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.59 माइनस 0. इसमें 3 0 है 7, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट मेरी 0.59 के ही बराबर आ जाएगी। तो ये होगी मेरी IE मतलब एमीटर करंट, और ट्रांजिस्टर के लिए हमें पता होता है कि IC की वैल्यू लगभग IE के बराबर होती है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.59 एम्पियर। ठीक है, तो अब मुझे इस ट्रांजिस्टर के इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है। ये कितनी वोल्टेज है 10 वोल्ट, यहाँ पे वोल्टेज कितनी मिल रही है 5.9, तो मैं कह सकता हूँ VCE, ये C है ये E है, तो VCE की वैल्यू कितनी होगी 10 माइनस 5.9, ये वैल्यू आ जाएगी 4.1 वोल्ट। ठीक है, तो पावर डेसिपेटेड इन ट्रांजिस्टर P ट्रांजिस्टर VCE इंटू IC, तो 4.1 इंटू 0.59, इसको करोगे ये वैल्यू आ जाएगी 2.4 वॉट। तो इस ट्रांजिस्टर की में जो पावर आपकी डेसिपेटेड होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी 2.4 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है कि अगर आपके पास एक ट्रांसफॉर्मर है तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड इज एट, मतलब इसमें पूछ रहा है कि वो आपका लैगिंग पावर फैक्टर पे होगा, लीडिंग पावर फैक्टर पे होगा, या कितने यूनिटी पावर फैक्टर पे होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि वोल्टेज रेगुलेशन बेसिकली क्या है, नो लोड से फुल लोड वोल्टेज के बीच के चेंजेस हैं। तो क्योंकि ट्रांसफार्मर बेसिकली हमारा इंडक्टिव होता है, तो अगर मुझे जीरो वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए तो जो लोड होना चाहिए वो मेरा कैसा होना चाहिए, कैपेसिटिव होना चाहिए। कैपेसिटिव का मतलब जो पावर फैक्टर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लीडिंग पावर फैक्टर होना चाहिए। तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए ट्रांसफार्मर में जो लोड है वो किस पे होना चाहिए, लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। मान लो हमारे पास एक ऑप एम्प दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर ये हमारा ऑप एम्प आइडियल है तो इस IL की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V कितनी होगी, इन टर्म्स ऑफ R1 R2 एंड R। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑप एम्प हमारा आइडियल है, तो आइडियल ऑप एम्प की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कि इसकी जो इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो इनपुट इम्पीडेंस मतलब ये जो प्लस टर्मिनल है ये माइनस टर्मिनल है,
अगर ये इनपुट इम्पीडेंस इसकी इनफाइनाइट होगी तो मान लो यहाँ पे मैं वोल्टेज मान रहा हूँ V1, जो वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलेगी सेम वोल्टेज आपको इस माइनस टर्मिनल पे भी मिलेगी, ठीक है। क्योंकि इसकी इम्पीडेंस इनफाइनाइट है तो ना तो इसमें कोई करंट एंटर करेगी ना ही कोई करंट एग्जिट करेगी, मतलब यहाँ से कोई करंट ना तो जाएगी और यहाँ से कोई भी करंट आपकी रिटर्न बैक भी नहीं होगी, ठीक। इसका मतलब अगर मैं ये मान रहा हूँ कि ये जो लोड करंट है तो यहाँ से आपकी जीरो करंट जाएगी, मतलब इसमें आपकी कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। और ये वोल्टेज V1 है तो इसके साथ ये वाला पॉइंट कनेक्टेड है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा V1, ठीक है। यहां से अगर मैं I1 करंट मान रहा हूं तो ये जो भी I1 करंट होगी, ठीक है, वो सारी की सारी करंट आपकी यहां से फ्लो करेगी। ये V1 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा V1, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे अगर मैं मान लूं ये करंट मेरी I2 है तो हम कह सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू कितना होगा I2। जितनी करंट आ रही है वो सारी की सारी करंट इस रेजिस्टेंस में फ्लो कर रही है। इन दोनों करंट्स की वैल्यू को लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, तो V माइनस V1 अपॉन R1 इज इक्वल टू I2 की वैल्यू कितनी होगी V1 माइनस 0। जनरली जहां पे बैटरी की नेगेटिव प्लेट होती है उसको हम जीरो पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो V1 माइनस 0 अपॉन R2, ठीक है। तो यहां से मैं V1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, तो V अपॉन R1 माइनस V1 अपॉन R1 इज इक्वल टू V1 अपॉन R2। इस V1 को इधर ले जाओ, ये माइनस इधर प्लस में हो जाएगा, तो V अपॉन R1 इज इक्वल टू V1 को कॉमन ले लेना 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसको सॉल्व करोगे तो V1 R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2 V अपॉन R1, ठीक है। तो V1 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये R1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी V1 की वैल्यू अगर निकालनी है तो V R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और क्योंकि हम V1 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ये R1 आपका यहाँ पे आएगा, तो R1 से ये R1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मेरे पास V1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो V1 की वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ V R2 एंड R1 एंड R2, ठीक। अब यहाँ पे भी हम KCL अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी करंट है IL इज इक्वल टू होगी, इसमें मान लो करंट आप मान लो I3 मान लो, तो IL इज इक्वल टू I3 हो जाएगा। IL इज इक्वल टू हो जाएगा I3 की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं V1 अपॉन R, ठीक है। V1 की वैल्यू यहां पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा V अपॉन R R2 R1 प्लस R2, ठीक है। तो जो लोड करंट होगी उसकी वैल्यू होगी V अपॉन R R2 अपॉन R1 प्लस R2, और ये बेसिकली आपका एक करंट सोर्स होगा, तो ये होगा आपका एक करंट सोर्स और जिसकी वैल्यू होगी IL जो कि ये दी हुई। तो जो ऑप्शन होंगे उसमें लिखा हुआ होगा करंट सोर्स विद V बाई R R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये वैल्यू आपको दी हुई होगी, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लो हमारे पास एक रीजन 1 है एक रीजन 2 है, आप दो अलग अलग स्टेट मान लो जैसे यूपी है और पंजाब है, दो स्टेट्स है, मान लो ये यूपी है ये पंजाब है, तो उसके बीच में हमने पावर ट्रांसमिशन को एसी लाइन के थ्रू भी कनेक्ट कर रखा है और एक HVDC लिंक के थ्रू भी कनेक्ट कर रखा है। HVDC लिंक बेसिकली क्या करेगा, जैसे यहाँ पे एसी है तो इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे उसके बाद उस डीसी को फिर एसी में कन्वर्ट करके इस रीजन को प्रोवाइड कर देगा, या इधर से अगर पावर चाहिए तो इस HVDC लिंक के थ्रू आप पावर का ट्रांसफर इजीली रीजन 1 से रीजन 2 में कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पावर शेयरिंग कंट्रोल है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रीजन 1 और रीजन 2 का जितना भी पावर शेयरिंग कंट्रोल है वो सारा का सारा आप इस HVDC लिंक के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें जो आपके पास थायरिस्टर है, ये जो आपके कन्वर्टर और इन्वर्टर हैं, उनके फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके आप पावर की डायरेक्शन को और
उसकी शेयरिंग को दोनों रीजन में इजीली कंट्रोल कर सकते हो। तो ये जो पावर शेयरिंग कंट्रोल होगा ये आपका थ्रू HVDC लिंक होगा, क्योंकि इसको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा ये जो पावर शेयरिंग कंट्रोल होगा थ्रू HVDC लिंक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लो हमारे पास दो इनपुट है, एक U1 है दूसरा U2 है। तो इन दोनों इनपुट्स के लिए इंडिविजुअली ये जो सिस्टम दिया हुआ है ये स्टेबल होगा या फिर अनस्टेबल होगा। तो मान लो फर्स्ट केस में मैं मान लेता हूं कि U2 की वैल्यू 0 है, तो हमने केवल U1 को कंसीडर किया है। अगर आप केवल U1 को कंसीडर करोगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन HS कैलकुलेट करूं तो मान लो ये मेरा GS है, ये मेरा HS है, तो ये वैल्यू होगी GS अपॉन 1 प्लस GS HS, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, S माइनस 1 अपॉन S प्लस 2, 1 प्लस GS S माइनस 1 S प्लस 2 और 1 अपॉन S माइनस 1। तो S माइनस 1 से ये S माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये S प्लस 2 S माइनस 1 अपॉन S प्लस 2, ये S प्लस 2 प्लस यहाँ पे 1 आएगा अपॉन S प्लस 2 हो जाएगा। तो S प्लस 2 से S प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास S माइनस 1 अपॉन S प्लस 3। ठीक है, तो इसमें अगर मैं पोल्स की लोकेशन को फाइंड आउट करूं तो ये जो हमारे पोल्स की लोकेशन आएगी S प्लस 3 इज इक्वल टू 0 से अगर मैं पोल्स की लोकेशन निकालूं तो ये आपका S इक्वल टू -3 आएगा। -3 कहाँ पे लाई करेगा, नेगेटिव हाफ ऑफ द S प्लेन। ठीक है, सिग्मा जी ओमेगा। तो अगर पोल्स आपके नेगेटिव हाफ ऑफ द S प्लेन लाई करते हैं तो सिस्टम आपका क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इसका मतलब U1 के लिए जो मेरा U1 इनपुट है उसके लिए मेरा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। अब दूसरे के लिए चेक कर लेते हैं, तो मेरा U1 के लिए हो गया। नेक्स्ट हम U2 कनेक्ट कर देते हैं और U1 की वैल्यू 0 कर देते हैं। तो अब मैंने U2 कनेक्ट कर दिया और U1 की वैल्यू को 0 कर दिया। ठीक है, तो अब ये वाली जो वैल्यू होगी वो मेरी GS हो जाएगी और ये हो जाएगी मेरी HX। तो ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेते हैं, GS अपॉन 1 प्लस GS HS, तो 1 अपॉन S माइनस 1, 1 प्लस GS की वैल्यू 1 अपॉन S माइनस 1 और HS S माइनस 1 S प्लस 2। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1 अपॉन S माइनस 1 S प्लस 2 प्लस 1 अपॉन S प्लस 2। तो अभी 1 अपॉन S माइनस 1 S प्लस 2, ये इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 अपॉन S माइनस 1 ये हो जाएगा S प्लस 3 अपॉन S प्लस 2। तो ये हो जाएगा S प्लस 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे हो जाएगा S माइनस 1 S प्लस 3। ठीक है, इसमें अगर मैं पोल्स की लोकेशन को फाइंड आउट करूं तो S की वैल्यू एक आएगी +1 और दूसरी वैल्यू आएगी -3। इसका मतलब S इज इक्वल टू +1 के लिए जो मेरा एक पोल होगा वो राइट हैंड साइड ऑफ द S प्लेन लाई करेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ठीक है, तो U1 के लिए हमारा सिस्टम स्टेबल होगा जबकि U2 इनपुट के लिए हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड। तो ये मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका डाइवर्जेंस मुझे कैलकुलेट करना है। तो डाइवर्जेंस बेसिकली होता क्या है, डेल डॉट जो भी आपका फंक्शन है। तो ये जो डेल है ये आप कह सकते हो EMFT का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का, इसको आप दिल कह सकते हो। इस पे ही बेस्ड हमारे बहुत सारे एक्सप्रेशन आते हैं। ये जो डेल है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है EMFT में, और इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये जो आई जे के है ये बेसिकली डायरेक्शन है, 3 डायमेंशनल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम, जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं।
ठीक है। तो डेल डॉट वी इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस निकालने के लिए मुझे इस फंक्शन का डेल डॉट वी करना पड़ेगा। तो कर देते हैं भाई, v की जगह डेल और v की वैल्यू रख देते हैं। तो डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स कॉस एक्स वाई प्लस वाई आई कैप। ठीक है। तो इसको x के रेस्पेक्ट में मैंने पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस डेल ओवर डेल वाई, वाई कॉस एक्स वाई जे कैप, प्लस डेल अपॉन डेल जेड साइन जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के कैप। ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हो तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इस तरीके से होंगे कि इसमें से कुछ पैरामीटर आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जब मैं इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट फंक्शन है वो है माइनस साइन के साथ x cos xy। ठीक है। जबकि सेकंड फंक्शन क्या है y। जब मैं y को डेल ओवर डेल x करूंगा उसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी। ठीक है। तो मेरा मेन फंक्शन क्या है ये। ठीक। नेक्स्ट वाले में मैं देख रहा हूं कि डेल ओवर डेल वाई हुआ है और यहाँ पे y cos xy हो गया है। ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो यहाँ पे डेल ओवर डेल x है, यहाँ पे डेल ओवर डेल y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे दोनों वैल्यूज बराबर है। ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है। तो जब आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, आप करके भी देख सकते हो, तो ये जो वैल्यू आएगी और ये जो वैल्यू आएगी वो एक दूसरे के बराबर आएंगी और उसकी वजह से ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है। तो मुझे केवल इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। z के रेस्पेक्ट में मैं करूंगा तो x और y तो आएंगे ही नहीं क्योंकि उसमें तो z का कोई पैरामीटर है ही नहीं। तो मुझे केवल साइन z स्क्वायर को पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको मैं कर लेता हूं 2z cos z स्क्वायर। तो जो डाइवर्जेंस की वैल्यू हमें मिलेगी उसकी वैल्यू होगी 2z cos z स्क्वायर। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो गेट के पेपर्स हैं उसमें बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि वैसे तो क्योंकि ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है इसमें आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हो, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कौन सी चीज कैसे कैंसिल आउट हो रही है। तो अगर वो पता है तो आप उसको इजीली शॉर्ट टाइम में कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।